दोस्तों, मेरे घर में एक नया नौकर आया था। उसका नाम किशन था। वह इतना सौम्य और आकर्षक लगता था कि उसे देखते ही कोई भी उससे प्रभावित हो जाता। मेरा नाम राधिका है। मेरी शादी लगभग 6 साल पहले सूरज नाम के एक साधारण मगर बेहद किफायती शख्स से हुई थी। सूरज दिल से अच्छे थे, लेकिन रुपये पैसे के मामले में बहुत सावधान रहते थे, या कहें कि कभी-कभी जरूरत से ज्यादा कंजूस हो जाते थे। एक दिन सूरज घर पर एक लड़के को लेकर आए। उसकी उम्र करीब 18 साल की होगी। उन्होंने कहा, यह लड़का बेसहारा है। अब हमारे घर में रहेगा और सारे काम करेगा। इसे वेतन की जरूरत नहीं, बस दिन में 2 बार खाना मिल जाए, यही काफी है। मैंने हैरानी से सूरज से पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? सूरज ने बड़े आराम से जवाब दिया, मेरे एक पुराने सहकर्मी के पास ये काम करता था। अब वो सिंगापुर चला गया और जाते वक्त उसने ये लड़का मुझे सौंप दिया। उसने बताया कि ये बहुत शांत और मेहनती है। बस इसे एक कोने में जगह दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये घर का सारा काम कर लेगा। वैसे भी हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे थे, एक हमारा बेडरूम और दूसरा बैठक खाना। सूरज ने आगे कहा, इसे बरामदे में एक चारपाई दे देंगे, वो वहां सो लेगा। मैंने थोड़ा हिचकते हुए उनकी बात मान ली। अगले दिन सुबह से ही किशन ने घर के सारे काम अपने हाथ में ले लिए। बिना कुछ कहे वह बर्तन साफ करता, फर्श साफ करता और फिर चुपचाप एक तरफ बैठ जाता। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरापन था, एक अनोखी शांति थी, और कुछ ऐसा भी जो उस वक्त मेरी समझ से बाहर था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि किशन कोई आम लड़का नहीं है। उसके व्यवहार में कुछ अजीब था, जैसे वो हमारे बारे में पहले से सब जानता हो, या शायद रात को सोता ही न हो। एक दिन घर की सफाई करने के बाद वो एक कोने में बैठा था। मैंने उसके लिए कुछ खाने को बनाया और उसे दिया। उसने चुपचाप ले लिया और खा लिया। फिर मैंने पूछा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? उसने जवाब दिया, मैं आपसे क्या कहूं मालकिन। मैंने उससे पूछा, तेरा कोई परिवार नहीं है क्या? उसने कहा, मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे होश आया, मैं एक अनाथालय में था। फिर जब मैं 5 साल का था, एक शख्स मुझे वहां से ले गया। उसने कहा था कि उसके घर में कोई संतान नहीं है और वो मुझे अपनाना चाहता है। उसने वादा किया था कि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, लेकिन उसने मुझे छोटी उम्र से ही काम में झोंक दिया। सामान उठाना, घर संभालना, मेहमानों की सेवा करना, यही मेरा जीवन बन गया। फिर जब वो शख्स गुजर गया, तो उसकी बहन ने मुझे घर से बाहर कर दिया। इसके बाद मैं जहां तहां काम करने लगा। जिसने भी मुझे रखा, उसने 2 वक्त की रोटी के बदले मुझसे सारा काम करवाया। किशन की ये बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। बेचारा कितने कष्ट में जी रहा था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे कुछ रुपए भी दूंगी। हालांकि उस वक्त सूरज की आमदनी भी ज्यादा नहीं थी। फिर उसने कहा, नहीं मालकिन, रहने दें। आप मुझे खाना दे रही हैं, मेरे लिए वही बहुत है। मेरा कौन है जो मेरी चिंता करे, या जिसके लिए मुझे कुछ जोड़ना हो। उसके लिए मेरे मन में करुणा और संवेदना जागने लगी। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि यही भावना मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। सूरज का काम ऐसा था कि उन्हें अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। उनकी कंपनी का मालिक हर महीने उन्हें कहीं न कहीं भेजता था। जब वो जाते थे तो 4 से 5 दिन बाद ही लौटते थे। हमारी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि अगर मैं इस बेसहारा लड़के के साथ अच्छा करूंगी, तो शायद भगवान मुझ पर मेहरबान होंगे और मुझे मां बनने का सुख देंगे। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों बाद सूरज फिर काम के सिलसिले में बाहर गए। घर पर मैं अकेली थी और किशन था, जो अब 18 साल का था और घर का सारा काम संभाल रहा था। उसी दौरान मैंने उसकी सादगी को नजदीक से देखा। मैं रसोई में सब्जी बना रही थी, तभी वो वहां आ गया। उस वक्त मैं बिना चुनरी के काम कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि इतने कम उम्र के लड़के की नज़र में भी ऐसा कुछ हो सकता है। मैं सब्जी काट रही थी, तभी उसने बहाना बनाया कि उसे पानी लेना है, और मेरे ठीक पीछे सिंक के पास खड़ा हो गया। मैं अपने विचारों में डूबी थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे बहुत ध्यान से देख रहा हो, जैसे कोई मेरे रूप को अपनी नज़रों से भेद रहा हो। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा। वो 18 साल का लड़का मुझे ही ताक रहा था, कभी मेरे चेहरे को, कभी मेरे शरीर को। ये देखकर मैं घबरा गई। मैंने तुरंत पास में पड़ी चुनरी उठाई और ओढ़ ली।
फिर जल्दी से सब्जी को एक बर्तन में रखकर अलग किया और रसोई से बाहर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर बैठकर मैं सोचने लगी कि उसने मुझे ऐसे क्यों देखा। फिर खुद को समझाया कि शायद ये मेरा भ्रम है। वो तो इतना भोला भाला है, ऐसा क्यों करेगा? लेकिन औरतों को ईश्वर ने एक खास संवेदना दी है जिससे वो गलत नज़र को भांप लेती हैं। उस पल मुझे भी वही लगा था। फिर भी मैंने सोचा कि वो तो अभी छोटा है, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। ये सोचकर मैंने बात को अनदेखा कर दिया। उसने अपनी मजबूरी की जो कहानी सुनाई थी, उससे मेरे मन में उसके लिए दया जगी थी। फिर मैं कुछ देर बाद कमरे से बाहर आई। देखा कि वो घर की सफाई कर रहा था। मैं सोफे पर बैठ गई और उसे देखने लगी। मुझे उसमें कुछ गलत नहीं दिखा। वो अपने काम में लगा था। मुझे लगा कि शायद मैंने उसके बारे में गलत समझा। रात को भोजन के बाद उसने कहा, मालकिन बाहर बहुत सर्दी हो गई है। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं अंदर सो जाऊं? उसकी बात ठीक थी। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था और रात में हवा सचमुच ठंडी हो गई थी। मैंने सोचा कि ये लड़का कब तक बाहर ठिठुरता रहेगा। मेरे घर में एक छोटा कमरा था जहां मैंने अपनी किताबें और कुछ पुराना सामान रखा था। वो कमरा तंग था, लेकिन वहां ढेर सारी चीजें थीं। मैंने कहा, ठीक है, तू उस कमरे में सो जाना। वहां मेरी चीजों को थोड़ा इधर उधर करके जगह बना ले। उसने कहा, मालकिन, अगर आपको तकलीफ न हो तो क्या मैं आपके कमरे में सो सकता हूं? ये सुनकर मैं चौंकी। फिर उसने कहा, मालकिन, मैं फर्श पर ही बिछौना डालकर सो जाऊंगा। बाहर बहुत ठंड है और मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। मैंने थोड़ा सोचा और उसे अपने कमरे में सोने की अनुमति दे दी। उसके चेहरे पर एक अजीब खुशी नजर आई, जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। उसने फौरन अपना बिछौना उठाया और मेरे कमरे के फर्श पर बिछाकर सो गया। उसे अंधेरे में सोने की आदत थी, तो उसने लाइट बंद कर दी। फिर मैं भी धीरे धीरे नींद में चली गई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह जब आंख खुली तो मेरा सिर भारी लग रहा था। शायद मैं ज्यादा सो गई थी। घड़ी देखी तो सुबह के 6:30 थे। मैं आमतौर पर इतने ही बजे उठती थी, लेकिन आज नींद बहुत गहरी लग रही थी। जब मैं उठी तो बाथरूम से पानी की आवाज आई। मैंने नीचे देखा, उसका बिछौना वहां नहीं था। मतलब वो जाग चुका था। फिर पता चला कि वो बाथरूम में था। ये देखकर मैं थोड़ी परेशान हुई। वो मेरी इजाजत के बिना मेरे बाथरूम का इस्तेमाल कर रहा था। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि जैसे ही वो बाहर आएगा, मैं उसे साफ कह दूंगी कि मेरे बाथरूम को हाथ न लगाए। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी मुझे लगा कि मेरे बाल बिखरे हुए हैं। सोते वक्त मैंने उन्हें बांधा था। मैं जल्दी से उठी और बाल संवारी। फिर जब मैंने अपनी चुनरी उठाई और बिस्तर की चादर देखी तो मैं दंग रह गई। चादर इस तरह फैली हुई थी जैसे कोई उस पर लेटा हो, वो भी पूरे बिस्तर पर, न कि एक कोने में। मेरी आदत थी कि मैं हमेशा एक तरफ सिमट कर सोती थी। चादर की हालत देखकर मैं डर गई। इतने में वो अपना सामान लेकर बाहर जाने लगा। मैंने उसे रोककर कहा, रुक जरा। उसे शायद कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूछा, रात को तू कहाँ सोया था? ये सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, मालकिन, फर्श पर ही सोया था। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, तू जा। जैसे ही वो जाने लगा, मैंने फिर कहा, एक बात और सुन, अब से मेरे बाथरूम को मत छूना। उसने कहा, ठीक है मालकिन, और कमरे से चला गया। जब मैं बिस्तर से उठी तो मेरी कमर में दर्द हुआ। शरीर में थकान थी। मन उदास सा लग रहा था। मैंने बाहर जाकर बैठने का फैसला किया। किशन को चाय बनानी आती थी, तो मैंने आवाज लगाई, एक कप चाय बना दे। उसने कहा, अभी लाती हूं मालकिन। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर कमरे में आया और मुझे दे दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं इतनी कमजोर क्यों महसूस कर रही हूं। मेरी बात सुनकर उसने मेरी ओर देखा और कहा, कभी कभी ज्यादा थकान से ऐसा हो जाता है। ये कहकर वो बाहर चला गया। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर क्या हुआ कि मैं इतनी कमजोर लग रही हूं। फिर मैंने सूरज को फोन लगाया। उनके जाने के बाद से मेरा मन बेचैन था। फोन पर मैंने पूछा, सूरज, तुम कब लौटोगे? उन्होंने कहा, क्या हुआ? अभी तो मुझे गए 2 दिन ही हुए हैं। तुम्हें पता है कि बाहर जाता हूं तो 4 से 5 दिन तो लगते ही हैं। वो ठीक कह रहे थे। पहले मैंने कभी ऐसा नहीं पूछा था, लेकिन इस बार कुछ अजीब लग रहा था। उन्होंने बताया
कि वो किसी जरूरी बैठक में हैं और रात को बात करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, ध्यान रखना। तभी मेरी आवाज सुनकर उन्होंने कहा, राधिका क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? दोस्तों, हम दोनों एक दूसरे की आवाज से मन की बात समझ लेते थे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं कल से शरीर भारी लग रहा है, बहुत थकान हो रही है। तभी मैंने देखा कि किशन सामने खड़ा था और मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी नजर मेरे शरीर पर ठहर गई थी, जिससे मैं असहज हो गई। सूरज से मेरी बात निजी थी, तो मैं उठकर कमरे में चली गई। उनकी बैठक जरूरी थी, तो बात जल्दी खत्म हो गई। मैं उदास होकर बैठी थी, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। उसने पूछा, मालकिन कुछ चाहिए? मैंने आंखें बंद रखते हुए कहा, नहीं, बस आराम करना है। लेकिन मुझे लगा कि वो अभी भी दरवाजे पर खड़ा मुझे देख रहा है। मैंने आंखें खोली तो उसने चेहरा सख्त कर लिया और कहा, मालकिन आप ठीक नहीं लग रही हैं। कहें तो मैं आपके पैर दबा दूं। मुझे अच्छे से मालिश आती है। मैंने मना कर दिया और कहा, मेरे लिए 1 कप गर्म चाय बना दे। वो सिर हिलाकर चला गया। थोड़ी देर बाद चाय लेकर आया। चाय थोड़ी कड़वी थी, लेकिन पीने के बाद थोड़ा सुकून मिला। फिर मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। मुझे ये भी याद नहीं रहा कि घर का दरवाजा खुला है, लेकिन भगवान पर भरोसा था और उसने सब संभाल लिया। उस रात करीब 2:30 पर मेरी आंख खुली। कमरे में रोशनी थी। घड़ी देखकर मैं चौंकी। शायद मैं बहुत सो गई थी। तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं बाहर आई तो किशन ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, अगर आप ठीक हैं तो कुछ खाने को लाऊं? उसके लहजे से लगा जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने पूछा, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं इतनी गहरी नींद में कैसे थी? वो हंसा और बोला, आप इतने चैन से सो रही थीं कि मुझे आपको जगाना ठीक नहीं लगा। आपकी नींद खराब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई। मैंने पूछा, तेरा मतलब क्या है? उसने कहा, मालकिन, मैं तो बस नौकर हूं। आप इस घर की मालकिन हैं। आप बहुत थकी हुई थीं, इसलिए गहरी नींद में थीं। मैंने सारे काम पहले ही कर दिए थे। जो बचा था वो आपके लिए था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ खाना बना दूं। उसने जो खाना बनाया था वो बहुत स्वादिष्ट था। मैं आराम से खा रही थी। तभी देखा कि वो दूर खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने उसे पास की कुर्सी पर बैठने को कहा। उसी वक्त सूरज का फोन आया और मैं कमरे में चली गई। मैं 1 घंटे तक सूरज से बात करती रही। कमरे का दरवाजा बंद था और वो बाहर था। 1 घंटे बाद दरवाजे पर जोर से खटखट हुई। वो चिल्लाया, कब तक अपने पति से बात करेंगी? मुझे नींद आ रही है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सूरज ने भी सुन ली होगी। फोन पर सन्नाटा छा गया। सूरज ने हैरानी से पूछा, ये किसके सोने की बात कर रही हो? मैंने कहा, हमारा नौकर किशन है। बाहर बहुत ठंड है। 2 दिन से सर्दी बढ़ गई है, इसलिए मैंने उसे अंदर रहने दिया। कल रात वो मेरे कमरे में कोने में सोया था। सूरज कुछ देर चुप रहे, फिर सख्त लहजे में बोले, इसे ज्यादा शह देने की जरूरत नहीं। इसे बाहर बरामदे में सोने को कहो। अभी इतनी ठंड नहीं है। वैसे भी एक खाली कमरा है, जरूरत पड़े तो वहां बिछौना डाल दे। मैं उनकी बात समझ गई। बाहर आकर मैंने किशन से कहा, अब तू उस किताबों वाले कमरे में सो जा। मैं तुझे अपने कमरे में नहीं रख सकती। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं आपको मालकिन मानता हूं, लेकिन आपको मेरा भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे शर्मिंदगी हुई। इतना मासूम लड़का, मैं इसे कैसे कुछ कहूं? लेकिन सूरज का हुक्म था और उनकी गैर मौजूदगी में उसे मानना मेरा कर्तव्य था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तू बरामदे में सो जा और सुबह का खाना मैं खुद बना लूंगी। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। हैरानी की बात यह थी कि इतना कुछ कहने के बाद भी जब मैं बिस्तर पर बैठकर एक पत्रिका पढ़ने लगी तो मुझे फिर नींद आ गई। रात का वक्त क्या था मुझे पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो लगा जैसे सूरज पास हो, लेकिन जो नजारा देखा वो चौंकाने वाला था। किसी के हल्के कदमों की आहट के साथ एक साया कमरे से बाहर जा रहा था। मेरे होश उड़ गए। मैं कांपने लगी। मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मेरा शरीर दर्द से चूर था। मैं फौरन बाथरूम की ओर भागी। तब मुझे यकीन हो गया कि वो 18 साल का नौकर मुझ पर हावी होने की कोशिश कर चुका था। उसने मेरे साथ गलत किया और मुझे कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं पागलों की तरह सोच रही थी
कि इतना छोटा लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने ये कैसे होने दिया? और सबसे बड़ा सवाल, सूरज अभी तक क्यों नहीं आए? अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर आई तो किशन बरामदे में सो रहा था। मैं उसके पास गई तो उसने मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे सब समझ गया हो। मैंने उसकी परवाह नहीं की और घर के सारे काम खुद करने लगी। अब मुझे समझ आ गया था कि वो उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी नजरें और हरकतें किसी शिकारी जैसी थीं। मैंने ठान लिया कि उसे अपने कमरे के पास भी नहीं आने दूंगी। मुझे शक था कि वो मुझे कोई नशीली चीज देता था, जिससे मुझे होश नहीं रहता था। अब मैं सावधान थी। एक रात उसने कहा, मालकिन मच्छरों का धुआं दे दें, मैं कमरे में कर दूं। मैंने सोचकर मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं खुद कर लूंगी। वो चुपचाप चला गया। उस रात मैंने जानबूझकर धुआं नहीं किया, क्योंकि सूरज आने वाले थे। मैं बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। कोई अंदर आया और फुसफुसाया, मालकिन जाग रही है या सो गईं? मैं आपके साथ वक्त बिताने आया हूं। उसे लगा कि मैं सो रही हूं। तभी वो अपनी असली शक्ल में आ गया। मुझे लगा जैसे कोई मेरे वजूद को छू रहा हो। उसी पल दरवाज़ा जोर से खुला और सूरज अंदर आ गए। किशन अपने कपड़े उतार चुका था। सूरज को देखकर वो घबरा गया। मैं भी उठ बैठी। सूरज मुझे देखकर हैरान रह गए। मैंने उस वक्त सब कुछ बता दिया। मैं उन औरतों में से नहीं थी जो चुप रहकर खुद को नुकसान पहुंचाती हैं। सूरज ने फौरन उसकी गर्दन पकड़ी और उसे दीवार से दे मारा। जब वो हमारे घर आया था तो हमने दया करके उसे जगह दी थी, लेकिन उसने उसी थाली में सुराख कर दिया जिसमें वो खा रहा था। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सूरज ने उसे मारा तो वो रोने लगा और जो बताया वो हमारी सोच से परे था। उसने कहा कि जब वो 5 साल का था तो एक शख्स उसे अनाथालय से ले गया। उसने उसे नौकर बना दिया और गलत व्यवहार शुरू कर दिया। वो उसे गलत तरीके से छूता था, उसकी भावनाओं को कुचलता था और गंदे काम करवाता था। वो उसे डराता भी था कि अगर उसने कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा। उसने कहा कि शायद इसी वजह से वो वक्त से पहले बड़ा हो गया। उस शख्स ने उसके साथ वो सब किया जो पति पत्नी के बीच होता है। फिर जब वो तंग आ गया तो उसने दूसरा नौकर रख लिया और उसे निकाल दिया। फिर वो इधर उधर भटकता रहा। हमारे घर आया और मुझे देखकर उसे अजीब लगाव हो गया। मेरे व्यवहार को उसने गलत समझ लिया। शायद इसलिए उसने ऐसा किया। उसने बताया कि वो मेरे लिए चाय या खाने में नशीली चीज मिलाता था, जिससे मैं सो जाती थी। फिर वो कमरे में आता था और मेरे साथ गलत करता था। उसे इससे सुकून मिलता था। उसने कहा कि उसे मेरे शरीर से बहुत मोह हो गया था। जब वो रोते हुए ये सब सूरज को बता रहा था तो सूरज ने फिर उसे पीटा। वो माफी मांगने लगा। मुझे गुस्सा भी आया और थोड़ा अफसोस भी हुआ। सूरज ने उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया। वो रोते हुए बोला, आधी रात को मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे माफ कर दें। उसने वादा किया कि वो ऐसा फिर नहीं करेगा, लेकिन ऐसे लड़के को घर में रखना बुद्धिमानी नहीं थी। उसे इस हाल में पहुंचाने वाला वो शख्स था जिसने उसे अनाथालय से लिया था। अगर अनाथालय वालों ने जांच की होती तो ये बच्चा आज ऐसा न होता। सूरज ने उसे रात भर घर के बाहर बैठाया और सुबह पुलिस को सौंप दिया। उसने पुलिस को सब बताया। फिर उसे सुधार गृह में रखा गया ताकि उसका व्यवहार ठीक हो और वो अच्छा इंसान बन सके। दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी सूरज मेरे लिए सबसे अच्छे पति रहे। उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हमारे बीच इतना प्यार था कि इन घटनाओं से मैं शर्मिंदा हुई, लेकिन सूरज ने कहा, ये मेरी गलती है। मुझे उसकी जांच करनी चाहिए थी। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। अब मैं सावधान रहूंगा। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई कहानी न छोड़ें। धन्यवाद।